नमस्कार, यूसीएन विशेष में आप सभी का स्वागत है। ये महीना जो है उसे रोड सेफ्टी मंथ कहा जाता है। रोड सेफ्टी मंथ इसलिए मनाना पड़ रहा है या इसलिए स्पेसिफिकली इस महीने को रोड सेफ्टी मंथ कहा जाता है क्योंकि दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि जो एक्सीडेंट्स का आंकड़ा है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। और एक्सीडेंट्स मतलब सिर्फ रोड पर होने वाले एक्सीडेंट्स नहीं, बल्कि ऐसे भी कुछ एक्सीडेंट्स हैं जो एक्सीडेंट्स लगते तो है नहीं बट होते हैं। जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि जिम में आप जिम करते वक्त भी कई लोगों की डेथ हो जाती है या कई लोग एक ऐसी कंडीशन में पहुंच जाते हैं जिसे हम इमरजेंसी कह सकते हैं। ये भी एक एक्सीडेंट होता है और ऐसे कई तरह के एक्सीडेंट्स होते हैं जिनकी तादाद बढ़ती जा रही है। ऐसे वक्त में हमें एक इंसान के तौर पर क्या करना चाहिए, कैसे दूसरे इंसान की मदद कर उनकी जान बचाई जा सकती है, इसी पर आज चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमने इनवाइट किया है डॉक्टर मुरली बीके, जो कि है ऑर्थोपेडिक एंड स्पाइन सर्जन, और एक खास पहचान उनकी ऐसी है कि वो है ओनर होप हॉस्पिटल एंड आयुष्मान हॉस्पिटल के। साथ ही साथ उन्होंने एक नया उनका जो स्टार्टअप है रफ्तार नाम से शुरू किया है। क्या है ये रफ्तार, किस दिशा में बढ़ती है ये रफ्तार, इसके बारे में भी जानेंगे। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा, फर्स्ट एड के तौर पर हम क्या कर सकते हैं एक इंसान की जान बचाने के लिए, इसी पर चर्चा करेंगे। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। शुरुआत में मैंने कहा कि एक्सीडेंट्स की जो तादाद है वो बढ़ रही है। अलग अलग तरीके के एक्सीडेंट्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसी के बारे में आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपका जो हॉस्पिटल है वो काफ़ी इमरजेंसी सर्विसेज के लिए जाना माना हॉस्पिटल है। तो जो एक्सीडेंट्स की बात कर रहे हैं हम लोग शुरुआत में, कितने तरह के एक्सीडेंट्स होते हैं और जो तादाद बढ़ रही है उसके क्या कारण आपको लगते हैं? थैंक यू मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। एक्सीडेंट्स, रोड एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं? रोड एक्सीडेंट्स ओवर स्पीडिंग के कारण होता है ज़्यादातर, रैश ड्राइविंग के कारण होता है, ड्रंकन ड्राइविंग के कारण होता है। इसलिए ये रोड सेफ्टी मंथ को हम ये लोगों को अवेयरनेस दिलाते हैं कि ऐसे एक्सीडेंट्स में हमको करना क्या रहता है। तो लोग समझते हैं कि वो गोल्डन आवर है, उसके उतने में हमको फर्स्ट एड देना चाहिए, लेकिन एक आदमी के पास 1 घंटा नहीं रहता, वो गोल्डन आवर नहीं है। एक आदमी के पास सिर्फ 4 या 5 मिनट रहता है उसकी जान बचाने के लिए। तो वो इसलिए क्योंकि यदि कोई आदमी सांस नहीं ले रहा है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो 5 मिनट में उसकी डेथ हो सकती है। 2-3 मिनट में ही ब्रेन सेल्स मरने लगते हैं। जो बाईस्टैंडर्स हैं उनको वो 5 मिनट में वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, उसका अवेयरनेस रहना बहुत ज़रूरी है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचा पाए। सर, अभी हम बात कर रहे हैं एक्सीडेंट्स की, लेकिन जैसे एक्सीडेंट कहते ही हमें ऐसा लगता है एक्सीडेंट मतलब सिर्फ रोड एक्सीडेंट्स, बट ऐसा नहीं है। जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, आजकल एक नया रीज़न आ गया है जिसे हम एक्सीडेंट में इंक्लूड कर सकते हैं। वो है कि जैसे जिम में अगर लोग जा रहे हैं, जिमिंग करते ही कुछ हो जाता है एंड ऑन स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है, या ऑन स्पॉट एक ऐसी इमरजेंसी हो जाती है कि आपके पास, जैसा अभी आपने कहा, टाइम ही नहीं होता है उन्हें बचाने का, ऐसी भी कंडीशन हो जाती है। तो आप बता सकते हैं स्पेसिफिकली कि कौन से ऐसे ज़्यादातर रीजंस है जिसकी वजह से एक्सीडेंटल डेथ्स होती हैं? हाँ, तो ये जो ज़्यादातर हम देखते हैं यंग पीपल आर डाइंग, वो इसलिए होता है वी आर नॉट अवेयर कि व्हाट आर द हेल्दी लाइफस्टाइल्स, और देयर आर सम एसोसिएटेड जो डिजीज़ेज़ हैं, कोमॉर्बिड डिजीज़ेज़ हैं, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, जिसके कारण द हार्ट सडनली स्टॉप्स, जिसको हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक बोलते हैं। तो जब एक आदमी को हार्ट अटैक होता है, वो आदमी सांस लेना बंद कर देता है और रिस्पॉन्ड नहीं करता, जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि एक आदमी को हार्ट अटैक हुआ है। और जब हार्ट अटैक होता है तो ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलता। यदि ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो आदमी इज डिक्लेयर्ड डेथ। इफ ब्रेन को यदि 5 मिनट भी यदि ऑक्सीजन नहीं मिला, 10 मिनट यदि नहीं मिला, तो ही इज टोटली डिक्लेयर्ड डेथ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द पब्लिक नोज कि हार्ट अटैक में उनको क्या करना है। पिछले 2-3 साल में there is a new kind of first aid training that we give to laymen.
तो दैट इज कॉल्ड कोल्स CPR. कोल्स COLS, इट स्टैंड्स फॉर कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट. CPR का फुल फॉर्म है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन. एंड हमने ये इनिशिएटिव लिया है कि हम पब्लिक को, वी हैव सेलेक्टेड 5 इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस, 5 स्कूल्स, 5 रोड जंक्शंस, जहाँ पे हम ये मंथ में हम लोगों को हम ये समझाएंगे कि कोल्स CPR क्या होता है और आप भी कैसे एक हार्ट अटैक विक्टिम को कैसे बचा पाओगे. ग्रेट. मतलब आपकी जो पहल है वो सही में सराहनीय है कि आप इतनी अच्छी पहल कर रहे हो और स्पेशली आपने कॉलेजेस को चुना है, यानी जो यंग जनरेशन है उन्हें आप ट्रेन करने की कोशिश जो कर रहे हैं, बहुत अच्छी काबिले तारीफ है. लेकिन मुझे आपसे अभी एक चीज़ और पूछनी है. बीइंग ऑर्थोपेडिक एंड स्पाइन सर्जन, क्या ऐसा आपने कुछ ऑब्जर्व किया है कि जो एक्सीडेंट्स होते हैं, रोड एक्सीडेंट स्पेशली, उसमें ज़्यादातर डेथ्स जो है वो हेड इंजरी या स्पाइनल इंजरी की वजह से होती है? ऐसा कुछ ऑब्जर्वेशन है आपका? क्या चाहिए? हाँ, एक्सेलेंट क्वेश्चन. तो इट हैज़ बीन सीन कि देर आर नियरली अबाउट 4.5 लाख एक्सीडेंट्स इन इंडिया. तो उसमें से नियरली 1.5 लाख डेथ्स होते हैं हर साल. और इट इज़ इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, ओवर स्पीडिंग बीइंग द मेन कॉज. तो इसमें जैसे यू राइटली पॉइंटेड आउट, हेड इंजरी इज़ द मोस्ट क्रिटिकल इंजरी जिसके कारण डेथ्स होती है. इसलिए गवर्नमेंट प्रमोट्स वेयरिंग हेलमेट इन 2 व्हीलर्स, वेयरिंग सीट बेल्ट, प्रॉपर सेफ्टी फीचर्स होने चाहिए कार्स में, एयर बैग्स होने चाहिए. तो ये सब इसलिए कि हेड इंजरी एंड स्पाइन इंजरी, ये जो बेल्ट क्यों पहनते हैं, ताकि वर्टिब्रल कॉलम में जो इंजरीज होती हैं उससे स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो जाए. यदि स्पाइनल कॉर्ड कट जाए तो उसको रिपेयर ही नहीं कर सकते. हॉस्पिटल्स कैन नॉट रिपेयर अ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी. तो जिंदगी भर वो आदमी पैरालाइज्ड रहेगा. तो इसीलिए यदि हमको ऐसे पैरालिसिस प्रिवेंट करना है, हेड इंजरी से डेथ्स प्रिवेंट करनी है, तो हमको सर्टेन चीज़ों के लिए फर्स्ट एड क्या देना है वो पता रहना चाहिए. तो हेड इंजरीज में 2 चीज़ें हो सकती है. एक तो कार्डियक अरेस्ट होता है, दूसरा है शॉक में चले जाते हैं. इन्हें जब आदमी शॉक में रहता है तो होश में तो रहता है लेकिन वो थोड़ा अनकॉन्शियस डिजी रहता है, तो समझ नहीं पाता है कि हो क्या रहा है मेरे साथ. हाँ, वो सांस तो लेता है लेकिन वो ऐसे लंबी लंबी सांस लेता है. तो दैट इज शॉक. तो ये दो शॉक जो होता है माइंडसेट की वजह से होता है कि डर की वजह से कि मेरे साथ कुछ हुआ है, वैसा शॉक होता है, दैट इज ड्यू टू द मेडिकल शॉक. हाँ, ये जो आप बता रहे हैं वो अलग चीज़ है. मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जो शॉक है वो ऐसे लो ब्लड प्रेशर के कारण शॉक होता है. और इसके कारण जो ब्रेन को जो ब्लड जाना चाहिए वो बहुत कम हो जाता है. तो शॉक का ट्रीटमेंट ही यही है कि पैर को ऊंचा रखे. यदि ऐसा कोई आदमी बेहोश पड़ा है, वो सांस ले रहा है और आपने आइडेंटिफाई किया कि वो शॉक में है, तो वो एकदम ठंडा पड़ता है, लंबी लंबी सांसें ले रहा होता है और कोल्ड एंड क्लैमी स्किन रहता है. तो ये उसका पैर को हमको 45 डिग्रीज एंगल में रखना है. उससे क्या होगा कि जो पैर के जो ब्लड है वो डाइवर्ट हो जाएगा ब्रेन की ओर, और ब्रेन को जो जितना ऑक्सीजन मिलना चाहिए वो मिलता रहेगा. So this is a simple first aid for shock. And for cardiac arrest, यानी cardiac arrest में आप identify कर पाएंगे when a person is not breathing and when a person is not responding. जब ऐसे situation में आपको compressions देने, तो this is where cold CPR comes in. Compression only life support. पहले हम लोग लेमन को ये सिखाते थे कि आपको कंप्रेशन के साथ साथ आपको पल्स भी आइडेंटिफाई करना है. वो बहुत मुश्किल रहता था लेमन को सिखाना कि कैरोटिड पल्स कहाँ है, रेडियल पल्स कहाँ है, और उनको माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देना है तो बहुत मुश्किल होती थी. तो अभी नए टेक्निक में आपको ये सब नहीं करना है. आपको सिंपली जो कार्डियक कंप्रेशंस है, दोनों हाथ को लॉक करके ये एकदम छाती के बीच में रखना है, एल्बो स्ट्रेट रखना है और कंप्रेशन देते रहना है जब तक एम्बुलेंस ना आ जाए, जब तक डॉक्टर ना आ जाए. दिस इज द फर्स्ट एड
फॉर मायोकार्डियल इन्फॉक्शन या हार्ट अटैक। तो ये जो यंग पीपल में जो डेथ्स आपने बताया कि उनके लिए भी यही है, और रोड साइड एक्सीडेंट्स में भी यही है। यदि ये कोई भी इमरजेंसी में, लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी में यदि आदमी सांस नहीं ले रहा है और रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो कोल्ड CPR इज़ द फर्स्ट एड। सर, आपने दो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें बताई हैं, लेकिन एक और चीज़ है कि जब रोड एक्सीडेंट्स होते हैं तो लोग तो काफ़ी जमा हो जाते हैं, लेकिन हाँ। उन्हें समझ ही नहीं आता है अब इस कंडीशन में करना क्या है। कई बार काफ़ी ब्लीडिंग होती है, कुछ है, तो ऐसी कंडीशंस में जनरली हम क्या कर सकते हैं एज अ फर्स्ट एड जहाँ बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है? क्योंकि अभी आपने बताया है कि ब्रेन में अगर ऑक्सीजन नहीं पहुँच रहा है तो पैर हमने उठाने हैं 45 डिग्री एंगल, हार्ट बीट्स अगर बंद है तो हमने पंपिंग करनी है। हाँ जी। लेकिन ब्लीडिंग अगर हो रही हाँ। है या ऐसा कुछ है और अवेलेबल आइस या ऐसी चीजें जो जनरली हमें पता होती है वो अवेलेबल नहीं है आसपास, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते तो अभी हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो है लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग। हैं? लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग में क्या होता है, इतना शरीर में 5 लीटर खून है, यदि 2 लीटर खून बह गया या अंदर ही अंदर खून जमा हो रहा है छाती में, पेट में, और उसके कारण आदमी मरने वाला है, तो आप क्या करेंगे? तो 2 चीज़ें हम कर सकते हैं। एक, जो यदि बाहर ब्लीडिंग आपको दिख रहा है तो उसको रोकना है। वो रोकने के लिए आप या तो प्रेशर दे सकते हैं हाथ से, या एक बैंडेज बांध सकते हैं। कई बार आर्टीरियल इंजरी में इतना प्रेशर ज़्यादा रहता है आप रोक ही नहीं सकते, तो आपको टूर्निके बांधना है। आपको वो जो वुंड है उसके ऊपर भाग में आपको क्लॉथ से उसको बांधना है। आजकल मॉडर्न मिलिट्री टूर्निकेज आते हैं, जिसको आप फर्स्ट एड किट में यदि है आपके पास, ये अमेज़ॉन में भी मिलता है, तो उसको आप बांध देते हैं तो वो जो ब्लीड है वो रुक सकता है। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि इसको ज़्यादा देर आप बांध के ना रखें। 1.5 घंटे के ऊपर पैर में या 1 घंटे के ऊपर हाथ में आप बांध के नहीं रख सकते हैं। आपने बहुत देर बांध के रखा तो वो हाथ भी मरने लगता है। तो इसीलिए आपको वो ध्यान रखना है। आजकल एक मॉडर्न हीमोस्टैटिक पाउडर आता है सिलॉक्स नाम से, वो जो अमेज़ॉन में मिलता है, वो पाउडर आप अप्लाई कर दें, या वो उसके स्प्रे और गॉजेस भी आती हैं, उससे वो तुरंत ब्लीडिंग बंद हो जाता है। मतलब मेडिकल शॉप्स में भी अवेलेबल रहता होगा? हाँ, ये अवेलेबल है, और ये मैजिकल एक मॉडर्न डिवाइस है, ये पाउडर है, जिससे आप तुरंत इंस्टेंटली ऐसे जो लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग है उसको आप रोक सकते हैं। ये बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग देखते हैं एक्सीडेंट हुआ है, हम चाहते भी हैं हेल्प करना, लेकिन समझ नहीं आता है। एक ये प्रॉब्लम होती है। दूसरी एक प्रॉब्लम जो होती है वो ये होती है कि मैं अगर इसमें पड़ जाऊं तो कहीं मुझे हॉस्पिटल ले जाते वक्त फिर पुलिस, हॉस्पिटल, इन सब को जवाब ना देना पड़े, वो भी एक टेंशन होती है कई लोगों के दिमाग में। तो आप उनके बारे में क्या बताएंगे कि आयुष्मान आपका हॉस्पिटल है, होप हॉस्पिटल है, तो ऐसी इमरजेंसी केसेस अगर कोई लेकर आते हैं अनजान लोग, तो आप किस तरीके से उन्हें हेल्प करते हैं, और लोगों ने हेल्प करते वक्त इन सारी चीज़ों को ध्यान में कितना रखना है और कितना नहीं रखना है? हाँ, ये बहुत कॉमन है कि लोग मदद करने के लिए नहीं जाते हैं क्योंकि उनको डर है कि पुलिस हरास करेंगी, उनको बुलाया जाएगा स्टेटमेंट के लिए। लेकिन देयर इज़ अ लॉ, गुड समैरिटन लॉ, जहाँ पे जिससे आप कोर्ट कर सकते हैं, आप पुलिस वालों को बता सकते हैं कि आपने वो आदमी को मदद किया, तो दे शुड नॉट कॉल यू टू द पुलिस स्टेशन फॉर क्वेश्चनिंग। तो वी टेक केयर कि आपको ऐसा कोई हरासमेंट नहीं होगा। तो यू शुड ट्राई एंड सेव अ विक्टिम्स लाइफ, और इसके बारे में आपको चिंता करने के लिए ज़रूरत नहीं। हम एज अ हॉस्पिटल ओनर, एज फाउंडर्स ऑफ रफ्तार, वी मेक श्योर कि ऐसे जो भी बाईस्टैंडर्स हैं जो मदद करते हैं उनको कोई हरासमेंट ना हो। तो इमरजेंसीज में आप जो भी केसेस आती हैं उनको आप एडमिट करके पूरा ट्रीटमेंट करते हैं। आप उनका मेडिको लीगल जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो हम टेक केयर करते हैं, आपको कोई हरासमेंट नहीं होगा। और हमारा योजना हॉस्पिटल्स है, तो हम लोग गवर्नमेंट से वो पैसे ले लेते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए। आजकल गवर्नमेंट 1 लाख से 1.5 लाख हॉस्पिटल्स को देती हैं ऐसे एक्सीडेंट विक्टिम्स को ट्रीट करने के लिए। ग्रेट सर, अभी आपने रफ्तार के बारे में बात की, शॉर्ट में हम उसके बारे में भी जानना चाहेंगे कि ये रफ्तार जो है किस तरफ मुड़ रही है और क्या एग्जैक्टली कार्य होता है रफ्तार के अंदर?
तो रफ्तार एक स्टार्टअप है जहाँ पे इट्स एन ऑल इंडिया प्रोजेक्ट. वी ट्राई एंड रिड्यूस द एक्सीडेंट इमरजेंसी रिस्पॉन्स टाइम. तो कोई भी इमरजेंसी में बहुत टाइम लगता है एम्बुलेंस को पहुंचने में. आजकल पिज़्ज़ा 20 मिनट में पहुंच जाती है लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंचती. तो हमने ओला उबर का जो टेक्नोलॉजी है वो यूज़ किया है. हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कहाँ ज़रूरत है और नियरेस्ट एम्बुलेंस कौन सा है, और नियरेस्ट एम्बुलेंस आता है उनको पिकअप करके नियरेस्ट हॉस्पिटल में पहुंचा देता है. ये सिंपल कॉन्सेप्ट है जो हम लोग ओला उबर ब्लिंकिट जो टेक्नोलॉजी यूज़ करता है वही हम एम्बुलेंसेज और एक्सीडेंट्स के लिए यूज़ कर रहे हैं. तो इसका जो ऐप है वो डाउनलोड करना पड़ता है या कैसे हम लोग कॉन्टैक्ट? हाँ, उसकी भी ज़रूरत नहीं है. आप हमारा एक टोल फ्री नंबर है 1800-233-0000. तो ये नंबर पे कॉल कर सकते हैं. यदि आपको नंबर याद भी नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है बचाओ.in में जाना है और आपको जस्ट क्लिक करने से हमको इन्फॉर्मेशन आ जाएगा आप कौन से लोकेशन में आपको इमरजेंसी है. नियरेस्ट एम्बुलेंस हम भेज देंगे और आपको लेके नियरेस्ट हॉस्पिटल पहुंचा देंगे. तो आपको सिर्फ याद रखना है बचाओ वर्ड. ये एक ऐसा शब्द है जिसे कोई भूल ही नहीं सकता है. जब भी इमरजेंसी आती है सबसे पहला Very यही true. शब्द आता है. तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें शेयर की है. और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आपकी सर्विसेज हैं ये वैसे देखा जाए तो हम ये नहीं कहते कि किसी का एक्सीडेंट हो या कुछ, लेकिन होता है तो आप हमेशा उनके लिए तत्पर है. ये आपकी सर्विसेज के द्वारा आप बिल्कुल अच्छे से बता रहे हैं. सर, जाते जाते एक मैसेज अगर आप देना चाहें हमारे व्यूअर्स को तो क्या मैसेज देंगे आप? तो मैं जो व्यूअर्स को यही बताना चाहूँगा कि यदि कोई आदमी सांस नहीं ले रहा है और रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, उसके पास सिर्फ 5 मिनट है. आप सीखिए कि क्या करें ताकि ऐसे लोगों को हम बचा सकते हैं. ये अवेयरनेस आप अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने फ्रेंड्स को भी ये दीजिए और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम बचा सकते हैं. सर, बहुत अच्छा मैसेज और बहुत अच्छी सर्विसेज. जैसे आपके हॉस्पिटल के नाम है होप एंड आयुष्मान और आपकी जो अभी स्टार्टअप है रफ्तार, इन सभी की तरफ से जो सर्विसेज आप दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू. और यहाँ आकर इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए भी थैंक यू सो मच. और उम्मीद करते हैं कि आज के इस एपिसोड के बाद जो भी लोग इमरजेंसी में किसी की हेल्प करना चाहते हैं वो डरे नहीं, डटे रहे और एक इंसानियत के नाते ही किसी की जान बचाने का अगर मौका मिले तो उस मौके को ज़रूर अपनाएं और किसी की भी जान बचाने की पूरी कोशिश करें. होप, आयुष्मान एंड रफ्तार, ये तीनों जो हैं आपके साथ है. थैंक यू सो मच.